एक बार फिर से मैं बता दूं, फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं व्हिच कैन फ्लो, ठीक, जिसे लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट टर्म आया प्रेशर। प्रेशर क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम कहेंगे तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी के लिए टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग पास्कल। और पास्कल लिखने के लिए या तो अक्षर एक आप चाहें तो कैपिटल पी से काम नहीं चलता, उसके साथ एक स्मॉल ए लिखते हैं तो वो पास्कल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल एन से काम चल जाता है, लेकिन पास्कल के लिए कैपिटल पी से काम नहीं चलता, यहाँ पी ए लिखना होता है। एक टर्म आ गया थ्रस्ट। जो फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा हो उसे हम थ्रस्ट कह देंगे। और थ्रस्ट चूंकि फोर्स है तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वो वही होगा जो फोर्स का होता है, न्यूटन, या तो कैपिटल एन कह लो। यहां मैंने आपसे कहा कि यदि प्रेशर के बारे में मैं बात करूं, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। अब ये डिटेल आप स्केलर वेक्टर बाद में पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो करें उन्हें हम वेक्टर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब प्रेशर इनटू एरिया, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, ये हो जाएगा फोर्स के बराबर, हैज डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द chosen एरिया। आप प्रेशर को कहते हैं स्केलर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन प्रेशर इनटू एरिया जो होगा उसका डायरेक्शन है, क्योंकि वो फोर्स है, और उसका डायरेक्शन किधर लेते हैं? जो एरिया आपने चुना है उसके परपेंडिकुलर। अच्छा सोचो, इस कमरे में एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर यदि है तो उसका प्रेशर होगा। हम कहते हैं जो नॉर्मल यहाँ प्रेशर है वो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर हमारे ऊपर चारों तरफ से है एयर का, लेकिन चूंकि ये हमारे ऊपर हमेशा से है, हमें वो अलग फील नहीं आ रहा। अब उस प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। आप यदि उस दीवार पर देखते हैं तो इस रूम के एयर के कारण क्या होगा? उस दीवार पे फोर्स फील किया जाएगा, वो दीवार को उधर धकेल रहा होगा। इस रूम में जो गैस है उसके कारण इस दीवार पे भी फोर्स होगा, उधर धकेला जा रहा होगा। इस रूम में जो गैस है उसके कारण छत पे भी प्रेशर होगा, ऊपर धकेला जा रहा होगा। इस रूम में जो गैस है उसके कारण फर्श पे भी प्रेशर होगा। प्रेशर को जब हम आगे चल के डिराइव करते हैं 11th में, तो जो मॉलिक्यूल है वो बैठे तो नहीं है, जाकर टकराएंगे। जैसे बॉल आपके सर से आके टकराए तो चोट लगेगा, चोट लगेगा मतलब वहां फोर्स आया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं चारों तरफ, उनके कारण प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। और प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस एरिया को आप चुनेंगे उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस प्रेशर से फोर्स बनेगा। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं। प्रेशर से जब आप फोर्स बनाएंगे तो उसका डायरेक्शन मिलेगा, और वो डायरेक्शन किधर होगा? वो डायरेक्शन होगा जो एरिया आपने चुना है उसके परपेंडिकुलर। जैसे इस रूम में गैस है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम सब जानते हैं, वो है 1 एटमॉस्फेयर कह देते हैं, या कह देते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने कहा आपसे कि प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है अपना। या यूं कह लो कि प्रेशर से फोर्स जो बनेगा उसका डायरेक्शन हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया बना फोर्स, फोर्स वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन होता है। तो प्रेशर से जो फोर्स बनेगा उसका डायरेक्शन कौन सा लेंगे? तो जो भी एरिया आप चुनते हैं उसके परपेंडिकुलर। यहां पर एटमॉस्फेयर है तो फर्श पे नॉर्मल के लॉ नीचे की तरफ, दीवार पे नॉर्मल के लॉ आउटवर्ड,
बाहर की तरफ, उस दीवार पे उस तरफ बाहर की तरफ। अब देखिए प्रेशर से एक आता है आइडिया कि एक बर्तन है जिसमें हमने पानी भर के रख दिया। तो अब मुझे ये बताइए कि यदि यहां पर हमें बेस दीवार पे देखना पड़े तो दीवार पे मॉलिक्यूल दोनों तरफ धकेलते होंगे। फील करो उसे और मुझे ये बताओ प्रेशर डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता होगा, कम होता जाता होगा या बढ़ता जाता होगा? बढ़ता जाता होगा। ज्यादा डेप्थ में होंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। तो दीवार पे जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं वो दीवार पे प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है डेप्थ के साथ। और इस बर्तन के बेस पर जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे एक जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में लिक्विड कॉलम की जो हाइट दिख रही है वो एक जैसी दिख रही है। तो पहले क्या करते हैं कि एक बार प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे रिलेटेड है उसको देख लेते हैं और फिर इस डायग्राम में, बगल वाले डायग्राम में हम वापस आएंगे। यहां पर चेक करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। मान लो एक तालाब के एच डेप्थ में आप प्रेशर ढूंढ रहे थे। तो एच डेप्थ में प्रेशर ढूंढ रहे थे तो आपने क्या किया कि यहां एक एरिया चुन लिया छोटा सा, डेल्टा ए, क्योंकि प्रेशर के लिए एरिया का सेंस तो जरूरी है। क्योंकि एरिया पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। तो हमने पहले क्या किया, एक एरिया चुन लिया और यहां इस एरिया के ऊपर तक लाइन खींचकर यहां एक इमेजिन किया, इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस। अब मुझे ये बताइए सिलेंडर जिसका एरिया, बेस एरिया आपने कह दिया डेल्टा ए, डेल्टा कहने से छोटा सा एरिया है ये सेंस आता है, लेकिन डेल्टा नाइन्थ में थोड़ा परेशान भी करता है। तो डेल्टा ए छोड़ के आप केवल एरिया ए भी कह सकते हो। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ जो है इसके ऊपर जितने लिक्विड हैं, इसके ऊपर जितने लिक्विड हैं उस लिक्विड का क्या आप मास बता पाएंगे? और यदि आप मास बता पाएंगे तो क्या आपको mg दिख जाएगा नीचे की तरफ एक्ट करते हुए? तो यहां पर जब आप प्रेशर ढूंढ रहे होगे तो प्रेशर क्या लिख दोगे? mg भाई। अब सोचो मास कैसे लिखते हो? मास लिखते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया बेस एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास, इंटू जी अपॉन ए। तो ये ए कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए कैंसिल आउट यदि हो जाता है तो हमारे पास आ जाएगा एच डी जी। तो प्रेशर के लिए आप लोगों ने जो मुझे कहा कि डेप्थ बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ती जाएगी, वो आइडिया परफेक्ट है। डेप्थ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब यदि कोई कहता है कि यदि यहाँ डी डेंसिटी का लिक्विड है और ये हाइट है h और ये बेस है एरिया ए,
तो आपको बताना है फाइंड फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, पहला, एंड दूसरा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। आपको बेस पे पता करना है कि कितना होगा फोर्स, और वॉल पे भी पता करना है कितना होगा फोर्स। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि सर फोर्स के लिए तो आपने पढ़ाया है प्रेशर इनटू एरिया। सर नेट फोर्स पता करना है। किस पे? वॉल्स पे। हाँ, किसके कारण? तो ऑन द वॉल, तो यहां पर वॉल, तो यदि कंटेनर, ये मेंशन कर लीजिएगा, कंटेनर या तो सिलिंड्रिकल होगा या रेक्टेंगल, मतलब क्यूबॉइड के शेप का होगा। तो ये कंटेनर किस शेप का है, तो शेप को फील करने के लिए आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम में और दे देता हूं डिजाइन। आपको ये विड्थ बी कह दिया ऑन वॉल, तो वॉल तो 4 हो गए, तो ऑन वन वॉल, वॉल कह के टोटल चारों पे देखेंगे तब तो 0 हो जाएगा सिमेट्री से अपोजिट होने पर। ऑन वन वॉल ऑफ द कंटेनर, तो थोड़ा सा वो फील आ गया ना। ये जो है बर्तन, इस बर्तन में एक दीवार पे कितनी फोर्स होगी, ये चारों दीवार पे तो चारों तरफ फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट भी राइट भी, चारों अपोजिट होने के कारण। लेकिन एक वॉल पे कितना होगा लिक्विड के कारण प्रेशर। तो वॉल छोड़ो, पहले बेस पे फोकस करो। बेस पे कैसे कैलकुलेट करें? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने ये सोचा कि यहाँ जो प्रेशर दिख रहा है बेस पे, वो प्रेशर H डेप्थ में चूंकि बेस मौजूद है और लिक्विड का डेंसिटी है D, तो यहाँ प्रेशर आपने देख लिया HdG। लेकिन हमने आपसे प्रेशर तो नहीं पूछा, फोर्स पूछा, तो वो क्या हो जाएगा P इंटू ए, HdG इंटू ए। अब यदि मैं बात करता हूं किसी एक वॉल पे, यदि मैं बात करता हूं किसी एक वॉल पे फोर्स, तो एक वॉल पे जो फोर्स देखेंगे, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये फोर्स तो बढ़ता गया। तो लफड़ा इस बात को लेके है कि बढ़ता गया, तो आप कितना कहेंगे प्रेशर दीवार पे, क्योंकि प्रेशर एक जैसा होता तब तो एरिया से मल्टीप्लाई करते आप। आइडिया समझ में आया? दीवार पे प्रेशर होगा ये तो पक्का, और वो बदल रहा है ये भी पक्का। तो हम क्या करते हैं, दीवार पे जब फोर्स पूछा जाता है F ऑन वॉल, तो ये जो F ऑन वॉल लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल इनटू एवरेज प्रेशर ऑन वॉल, एवरेज प्रेशर। अब एरिया हमने देखा H इंटू बी, बी विड्थ ले लिया था ना। पिछला वाला डायग्राम चेक करो सर, कौन सा पिछला डायग्राम? लो, ऐसे मैंने अब फिर से बना दिया। क्या आपको एरिया दीवार का दिख गया H इंटू बी? और एवरेज प्रेशर का क्या मतलब? प्रेशर तो बदल रहा था, तो ध्यान से देखना, P मैक्सिमम प्लस P मिनिमम बाई 2, एवरेज का सीधा सा लॉजिक, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। मैक्सिमम हो गया बेस पर, मतलब एकदम नीचे वाले पॉइंट पे, हाँ परफेक्ट,
एच रोजी या एच डीजी, और ऊपर में 0/2, इससे निकल करके चला आया फोर्स ऑन वॉल। अभी ये फ्लूइड आपके 9th के सिलेबस में है या इसे भी हटा दिया है? नहीं हे राम। सर, मैं बोल देता हूँ, मुझे लगा पढ़ा रहे किसी और कारण से। अच्छा, नहीं मैंने तो पढ़ा दिया है, इसलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है, तो मैंने सोचा ब्रश अप कर लूं। तो इस बार आपके फ्लूइड साउंड भी हटा दिया है, फ्लूइड भी हटा दिया है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप बताओ कि आपने 3 अलग अलग डिजाइन के बर्तन देखे, तीनों के बेस एरिया एक जैसा है, और तीनों में 100 ग्राम पानी रखा हुआ है। तीनों में एक जैसा पानी रखा हुआ है, तो किस बर्तन में बेस पर फोर्स ज्यादा होगा, किस पे कम, या किन तीनों में बराबर होगा? ये तो मुझे नहीं पता, केवल मुझे पता है बेस एरिया बराबर। तो किस बर्तन में बेस पर लिक्विड का फोर्स ज्यादा होगा और किस बर्तन में कम? थर्ड वाले में लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब यही बताएंगे क्यों। तो मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका जो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वाटर वो कम है और वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वो। इससे भी आसान आइडिया ये दे दो ना आप कि सर जब बर्तन में मैंने पानी रखे ना, तो उसको मैंने जब डायग्राम में देखा तो मुझे ये अंदाजा लगा कि जो, हाँ परफेक्ट, तो हाइट इसमें ज्यादा हो गया। पहले वाले में बर्तन में जब पानी रखा तो हाइट है h1, हाइट वाला मेरे को ज्यादा सिंपल लग रहा था कॉम्बिनेशन के लिए, इसलिए मैंने बोला। ये दूसरा परफेक्ट है हाइट आइडिया, ठीक ना। और ये 3, और हम लोग प्रेशर कैसे देखेंगे? P1 देखेंगे बेस पे, DGH1, P2 देख लिया, DGH2 वाटर है, डेंसिटी एक जैसा, P3 देख लिया, DGH3। और हमने क्या देखा? P1 से बड़ा होगा P2, P2 से बड़ा होगा P3, और बेस एरिया एक जैसा है, तो P1 इंटू ए, P2 इंटू ए, P3 इंटू ए, F1, F2, F3। तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? हाइट को प्रायोरिटी देंगे, और हाइट को प्रायोरिटी देने के बाद फोर्स के बारे में सोचेंगे। फ्लूइड में पहले प्रेशर सोचेंगे, बाद में फोर्स, जबकि मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहले हमने फोर्स सोचे, बाद में प्रेशर का नाम हमने सुना। तो मैकेनिक्स में बार बार आपके सामने फोर्स आता है, लेकिन जब फ्लूइड पढ़ेंगे, हाँ, जब हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो फ्लूइड में हमें पहले क्या देखना होगा? फ्लूइड में पहले देखना होगा प्रेशर, और उसके बाद देखना होगा फोर्स। ये ध्यान रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखिए कि आपके घर के छत के ऊपर मान लेते हैं कि 2 टैंक रखा हुआ है पानी के जमा करके रखने के लिए, और इन दोनों टैंक की कैपेसिटी अलग अलग है। दोनों पाइप से नीचे जुड़े भी हुए हैं। आप यदि किसी एक कंटेनर में पानी भरोगे तो वो दूसरे में भी जा सकता है। अब प्रैक्टिकली फील करना, फिजिक्स बाद में लगाना, कि जब हम पानी भर देंगे और छोड़ देते हैं और बैलेंस, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में एनालाइज करते हैं,
तो आपको क्या लगता है किस बर्तन में ज्यादा हाइट तक पानी दिखेगा और किस बर्तन में कम हाइट तक पानी दिखेगा? तो उसमें लगेगा क्योंकि मुझे लग रहा है स्लोप है, ये स्लोप है, इसका सीधा है। हॉरिजॉन्टल मान लो, हॉरिजॉन्टल मान लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो किस कंटेनर के भीतर लिक्विड का हाइट ज्यादा उम्मीद करूं? किस कंटेनर के भीतर लिक्विड का? ये भी मुझे नहीं पता है। मैंने क्या किया कि बस बाल्टी में पानी भर भर के ऊपर कंटेनर में डाल दिया और बाद में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम किस बर्तन में, छत के ऊपर 2 बर्तन हैं जो पाइप से जुड़े हुए हैं, दोनों बर्तन के साइज अलग अलग है। एक सिंटेक्स का 1000 लीटर वाला डब्बा है और एक 500 लीटर वाला डब्बा है, ठीक है। और अब उसमें पानी भर के हमने दोनों पाइप से कनेक्टेड भी है और छोड़ दिया। आप ये फील करो कि पानी के हाइट दोनों बर्तन में किस बर्तन में ज्यादा होना चाहिए और किस बर्तन में कम। इसकी कैपेसिटी कम है राइट वाले में। तो H1 H2 में कौन ज्यादा होगा और कौन कम? तो अच्छा ये बताइए, फ्लूइड हम किसे कहते हैं जो फ्लो करता है? पानी को लेके मेंटेन करना चाहिए। हाँ, और फ्लो करता है का मतलब क्या हुआ? किधर से किधर फ्लो करता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। हवाएं किधर से किधर चलती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो लिक्विड किधर से किधर जाएंगी? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। अब हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर से पहले हमें ये तो पता चले प्रेशर को कैसे देखते हैं। तो आपने अभी अभी कुछ देर पहले डिराइव किया है कि प्रेशर देखते हैं रोजी एच से या HDG से, ये याद है ना, HDG, ठीक। तो अब मुझे ये बताइए आप लोग कि यहाँ जो पॉइंट है 1 और यहाँ जो पॉइंट है 2, 1 पे प्रेशर क्या लिखेंगे आप? H1DG और 2 पे प्रेशर क्या लिखेंगे? H2DG। और ये दोनों जो हैं रेस्ट पे है लिक्विड वहां पर। तो क्या फ्लो हो रहा है 1 से 2 या 2 से 1? ये तो बैलेंस में है ना। बर्तन में पानी भर के आपने छोड़ दिया, बैलेंस होगा। फाइनली जब बैलेंस होगा तो क्या वहां फ्लो कर रहा होगा पानी जैसे पाइप में फ्लो करता है? रुका होगा ना पानी 1 और 2 वाले पॉइंट पे। तो 1 और 2 वाले पॉइंट पे यदि रुका हुआ है, एक ही लेवल में ये पॉइंट है, एक ही बेस पे ये पॉइंट है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये पॉइंट है, तो इन दोनों जगह प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। यदि प्रेशर सेम होना चाहिए तो इससे हमें क्या पता चला? H1 = H2। तो हमेशा हम क्या देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फ्री सरफेस की हाइट होगी बेस से वो सेम मिलेगी हमें। फ्री सरफेस से हाइट। क्यों? प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रेशर फील करना अमाउंट से नहीं मतलब है, हाइट से मतलब है प्रेशर का। तो जिस बर्तन में ज्यादा हाइट होगा पानी का, वो प्रेशर हाई होने के कारण वो धकेल करके पानी को भेज देगा उस तरफ जिधर हाइट कम था। और क्या करेगा? बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ हाइट एक जैसा रखेगा। तो आप जब बैलेंस देखेंगे तो यहाँ हाइट जो मिलेगा दोनों बर्तनों में वो एक जैसा भी मिलेगा। क्या ये आइडिया क्लियर है कि हाइट जो होना चाहिए दोनों बर्तन में सेम? आप यहां देखते हैं एक बर्तन, इस बर्तन में कई तरह के पाइप लगा दिए गए। ये देखिए एक पाइप इस तरह का है, एक पाइप हमने देखे तिरछा लगाया हुआ, एक पाइप का एरिया ज्यादा था, और ये सारे पाइप एक ही बर्तन में फिक्स किए गए हैं। और किसी एक पाइप से हमने पानी भर दिया इस बर्तन में। जब पानी भरते गए तो पानी ऐसे जमा होता गया, किसी एक पाइप से भीतर डालते गए पानी, बाल्टी लेके मग्गा लेके बैठ गए और पानी भरते गए। तो अब मुझे बताओ
किस तरह के पाइप में हाइट ज्यादा मिलेगा और किस में हाइट कम मिलेगा? H1, H2, H3, H4। तो ध्यान दीजिए इस बात को लेकर के कि जब हम बात कर रहे हैं इन पॉइंट्स के बारे में, 1 2 3 4, या इस पॉइंट के बारे में, 1 5 6 7 8, तो आप 1 2 3 4 की बात करें या 5 6 7 8 की बात करें, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में है ना, और वहां लिक्विड का फ्लो तो हो नहीं रहा, रेस्ट पे है। फ्लो का मतलब जैसे पाइप में पानी बहते आप देखते हैं, तो ये तो बर्तन में जमा पानी है। तो आपको ये बताना है कि हाइट का क्या होगा, क्या वो जो पाइप है अलग अलग शेप के, उसके कारण कोई अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हाइट क्या होना चाहिए, सेम या अलग? सेम। बहुत बढ़िया। तो जो कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4 आप कह रहे हैं, या P5 इक्वल्स टू P6 इक्वल्स टू P7 इक्वल्स टू P8 कह रहे हैं, या रो जी H1 इक्वल्स टू रो जी H2 इक्वल्स टू रो जी H3 इक्वल्स टू रो जी H4 कह रहे हैं, तो यहां से हम क्या देख लेंगे कि H1 बराबर हो जाएगा H2 के, H3 के और H4 के। हाइट जो आएंगे ना वो सेम आने वाले हैं इनके हर एक के लिए। आप इंटरेस्टिंग पॉइंट अब ऐसे देखो कि यदि एक ही लेवल में 2 पॉइंट होता है तो आपने आज सीख लिया प्रेशर एक जैसा होगा। एक ही लेवल में 2 पॉइंट होता है तो आपने सीख लिया प्रेशर एक जैसा होगा। यहां देखिए एक बर्तन, जिस बर्तन में आप देख रहे हैं पानी या लिक्विड कोई भरा हुआ, जिसके गर्दन की हाइट है ये H1 और ये हाइट जो है H2, और ये पूरा पानी भरा हुआ यहां देख रहे हैं। यहां पर आपने कुछ पॉइंट्स चुन लिए, एक पॉइंट्स कह दिया 1, बदलना चाहिए, एक पॉइंट 2 मैं लिख देता हूं, शायद बदल जाए टाइम के साथ, 3 4। आपने पॉइंट लिया 1, इस पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना होगा लिक्विड का? रो जी H1 यदि रो डेंसिटी है, और यदि यहां लिया पॉइंट 2 तो रो जी H1 प्लस H2। बहुत बढ़िया। और यदि यहां पर लिया पॉइंट 2 तो केवल रो जी H2? नहीं, बहुत बढ़िया, सही, रो जी H1 प्लस H2। अब क्यों इक्वल रहेगा पास्कल? हाँ, क्योंकि एक ही लेवल में है ना, एक ही लेवल में यदि प्रेशर में अंतर आएगा तो लिक्विड फ्लो करने लगेगा, और यदि फ्लो नहीं कर रहा तो वहां प्रेशर सेम होना चाहिए। ओके, अच्छा यहां पर फिर मैं पूछूं तो इस जगह पॉइंट 5 लेके तो 0, तो यहां पर जितना होगा ना रो जी H1, यहां भी उतना होगा रो जी H1। तो यहां हम बार बार एक पॉइंट को जाकर देख रहे हैं कि प्रेशर सोचने के टाइम पर ये जो एक ही लेवल में प्रेशर सेम है, ये आइडिया बहुत हेल्प करता है।
एक ही लेवल पे प्रेशर सेम का आइडिया काफी हेल्प करता है। ये जब आपको प्रेशर वर्ड समझ में आ गया तो यहां पर जो आ जाता है ना बॉयंसी। अब बॉयंसी के लिए आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल देखा, ये होता है हम अब इसे कह रहे हैं इट इज नेट फोर्स ड्यू टू liquid on the object submerged in it। हमने क्या कहा, buoyant force equals to या buoyant force is equals to the weight of displaced liquid, weight of displaced liquid। It acts opposite to G। G जिधर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जिधर एक्ट करता है उसके अपोजिट हम देख रहे हैं ये एक्ट कर रहा है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर आपने तो कहा कि नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, एक वर्डिंग्स तो ये दिया, और एक कह रहे हैं कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। इन दोनों का क्या मतलब? अच्छा सोचो, यदि मैं आपसे ये कहता कि एक बॉल, स्फेरिकल बॉल m मास का सॉलिड बॉल है, डेंसिटी है रो नॉट, को एक लिक्विड में डूबा हुआ देख रहे हैं, टंगा हुआ है धागे से, और जिसका डेंसिटी है रो एल या रो सिंपली। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपसे मैं कहता हूं इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? इस बॉल पे आप कहोगे कि सर ग्रेविटी के कारण एक mg होगा, हर एक फोर्स का कोई न कोई कारण होगा। धागे के कारण टेंशन होगा। अच्छा धागा क्या करता है? पुश करता है या पुल करता है? धागा हमेशा पुल करता है। और बॉयंसी होगा। अरे तो बॉयंसी किसके कारण? तो लिक्विड के कारण। तो लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसे ही तो नाम हम दे रहे हैं बॉयंसी। आर्किमिडीज की कहानी जब आपको बताई गई तो ये डिटेल वहां नहीं था, वहां पर केवल ये लिख दिया गया कि कोई ऑब्जेक्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या गैस में जब आप डुबोते हैं तो जितना लिक्विड या गैस वो डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के या गैस के वेट के बराबर ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है। किस तरफ? जी के अपोजिट। वो जो फोर्स आता है उसे आप कहते हो बॉयंट फोर्स। जबकि मैं आज अभी इसको दूसरे नजरिए से आपको कह रहा हूं कि लिक्विड ने जो नेट फोर्स लगाया ना, दैट इज बॉयंसी। और उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर देखेंगे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर देखेंगे। तो आपसे इस एग्जांपल में पूछ दिया गया कि
टेंशन बताओ कितना होगा। mg से कम। फिर पूछा गया कि बॉल पे एक और फोर्स लग रहा है F बाय सी, बायंट फोर्स, ये कितना होगा बताओ। और mg तो आप जानते ही हैं। तो आपसे पूछा गया है टेंशन बताओ, आपसे पूछा गया है बायंसी बताओ, तो बायंट फोर्स किधर दिखाएंगे, फोर्स ऑफ बायंसी F अपोजिट टू जी, ऊपर की तरफ, और mg नीचे ग्रेविटी के कारण। अच्छा, ये बॉल कहीं जा रहा है या रुका दिख रहा है? तो रुका दिख रहा है, तो हम लोग सॉल्व करते वक्त क्या लिख देंगे, सॉल्व करते वक्त लिख देंगे T प्लस एफ बी इक्वल्स टू mg। mg माइनस fp। हाँ, तो T तो निकल आया, mg माइनस एफ बी। लफड़ा कहाँ फंसा, एफ बी अभी हमने नहीं देखा। एफ बी क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू जी, क्योंकि कितना डिस्प्लेस हुआ लिक्विड, जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड को तो उसने हटाया होगा, क्योंकि पूरा डूबा हुआ है बॉल। और वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन डेंसिटी लिखते हैं, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम। तो बॉल का मास अपॉन बॉल की डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉल। उसको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास। सर ये कठिन है। और फिर जी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। सर आपने यहाँ क्या क्या कर दिया, गलत बात है, नहीं धीरे धीरे बताइए। अच्छा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो वेट में होगा मास इनटू ग्रेविटी, और मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड की बात करेंगे तो मास डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, तो पहले डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल्स होगा बॉल के वॉल्यूम के, तो बॉल का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। लेकिन बॉल का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, या तो रेडियस होता तो आप लिखते 4/3 पाई आर क्यूब, या मास और डेंसिटी है तो याद करो ना, मास डेंसिटी और वॉल्यूम का कोई रिलेशन याद है आप लोगों को? तो वॉल्यूम, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते थे तो डेंसिटी आता था, याद करो, मास को वॉल्यूम से यदि डिवाइड कर देते थे तो डेंसिटी आता था। अरे मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, अच्छा चलो सोचो ना, डेंसिटी का यूनिट क्या था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा ही होता है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, मीटर क्यूब वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और मैथमेटिक्स में जैसे आप देखते थे, जो राइट साइड में डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट साइड यदि ले जाएंगे तो वो न्यूमरेटर में आएगा, और लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर में है राइट साइड ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ कहानी था यार। तो आप इसी आइडिया को यूज करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो आप गौर करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। उसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताइए कि आपने वॉल्यूम सिलेंडर का लिखना सीख लिया है, कैसे लिखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, और राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम लिखना सीख लिया है, 1/3 पक्का? ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आता है।
इस क्वेश्चन को आईआईटी तक पूछता है और आप अब समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने, लेकिन जो आईआईटी में आता है वो मैं 2 मिनट बाद पूछूंगा। अभी केवल और केवल आप मुझे ये लिख करके बताओ, ये तो एक सिलेंडर है और ऊपर उसके बगल वाला एक राइट सर्कुलर कोन है, सॉलिड है दोनों, एच और रेडियस आर, ये एच और इसका भी रेडियस आर, और दोनों धागे से बांध करके हमने लटकाया हुआ है लिक्विड में। पूरा का पूरा डूबा दिखेगा। लिक्विड का डेंसिटी रो एल कह देते हैं, और कोन जो सॉलिड है, कोन, सॉलिड कोन, इसकी भी डेंसिटी रो नॉट। आपको बताना है यहाँ रो नॉट, और ये रो लिक्विड एल, ये भी डूबा हुआ है। 2 एग्जाम्पल हो गए। दोनों एग्जाम्पल में सबसे पहला काम तो ये करिए, एफ बाइन सी बताइए, और दूसरा काम करिएगा टेंशन बताइएगा। 2 एग्जाम्पल है आपके पास, दोनों में पहले आपको बाइंसी बताना है, बाइंड फोर्स, और फिर दोनों में टेंशन बताना है। So पाई आर के टर्म्स में हाँ, पाई आर एच जो भी आपके सामने है, रो बहुत बढ़िया। आप यदि चेक करें तो बाइंड फोर्स क्या लिखते, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो पहले वाले केस में डिस्प्लेस किया किसने, कोन ने। कोन का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वेट किसका लिखना चाहते हैं, कोन का वेट लिखना चाहते हैं या डिस्प्लेस लिक्विड का। तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम जब आया कोन के बराबर, तो आप तो लिक्विड का लिखना चाहते हैं ना वेट, डिस्प्लेस वाले, तो लिक्विड की डेंसिटी से उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मास इंटू जी होगा वेट। और उसी तरह जब आप सिलेंडर के बारे में बात करते हैं तो सिलेंडर में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया वॉल्यूम जो सिलेंडर का है, उतना ही पानी को हटाया होगा उसने, लिक्विड को हटाया होगा उसने, और उस हटाए गए लिक्विड का आपको वेट लिखना है। तो किसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिलेंडर के डेंसिटी से या लिक्विड के डेंसिटी से, तो लिक्विड की डेंसिटी से, और फिर जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या चला आएगा, फिर चला आएगा
लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका भी। और जैसे पिछला वाला केस था, आपको पता है ऊपर होगा टेंशन, ऊपर की तरफ होगा बायंसी, नीचे की तरफ होगा mg, और फिर हमने ये इक्वेशन सोच लिया T प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हो, ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ बायंसी, नीचे की तरफ mg, और फिर आपने उसको यहाँ इसके इक्विलिब्रियम के लिए एनालाइज कर लिया T प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम। एम कैसे लिखेंगे? तो मास इन इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता कौन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट, और जब आप मास लिखना चाहते सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर एच इनटू रो ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको लगेगा कि सर इसमें आईआईटी वाला आइडिया क्या है, तो एक बार बायंट फोर्स का आप डेरिवेशन देख लीजिए। तो बायंट फोर्स को जो मैंने कहा कि नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, आपको वो समझ में यदि आ जाएगा तो फिर इस एक स्टेप आगे के क्वेश्चन पे आप काम कर पाएंगे। यहां देखिए, ये ब्लॉक है, ये पानी में डूबा हुआ, यहां देखना ये पानी के भीतर ये ब्लॉक डूबा हुआ है। तो सरफेस पे फोर्स लगता देखो, बढ़ता जा रहा है। तो आप यदि इतना डिटेल जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है ना, तो आप केवल 2 लाइन खींच करके देखिए। एक ही, ये जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है प्रेशर। ये जो बर्तन आपके सामने है, इस बर्तन पे नेट फोर्स सोचिए आप किस तरफ होगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन। अच्छा, ऊपर से जो प्रेशर दबा रहा है वो ज्यादा है या नीचे से ऊपर धकेलने वाला प्रेशर ज्यादा है? अरे ज्यादा डेप्थ में कौन सा पॉइंट है, छत है या बेस है? ऊपर वाला जो है ये मान लो H1 डेप्थ में है, और नीचे वाला जो है वो H2 डेप्थ हुआ। तो आप और इस बर्तन की जो हाइट है वो H कह देते हैं। ऊपर वाला जो फोर्स नीचे की तरफ लगता देखेंगे वो कितना होगा, रो लिक्विड इंटू H1 इंटू जी, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा फोर्स F1। और नीचे से जो ऊपर आप फोर्स देख रहे हो F2, वो कैसे आएगा, रो लिक्विड इंटू जी इंटू H2 प्रेशर, और इंटू एरिया ए तो जितना छत का है उतना ही फर्श का है। अब इन दोनों फोर्स, लेफ्ट से राइट वाला तो ड्यू टू सिमेट्री कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट से राइट वाला कैंसिल आउट हो गया। अब पूछो मुझसे सर वर्टिकल वाले क्यों नहीं कैंसिल हुए? अरे तो वर्टिकल वाले तो ऊपर वाला पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कम है, और नीचे वाले पॉइंट पे ज्यादा डेप्थ होने के कारण प्रेशर ज्यादा है। तो नीचे वाला क्या करेगा, धकेल के नेट ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा। तो जब आप एफ नेट देख रहे हैं ड्यू टू लिक्विड, तो ये किसके बराबर दिखेगा, F2 माइनस F2 माइनस F1 के बराबर दिखेगा। अब F2 माइनस F1 चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, रो लिक्विड इंटू जी इंटू H2 इंटू ए माइनस रो लिक्विड इंटू जी इंटू H1 इंटू ए। यहां जो आ रहा है रो लिक्विड वाला, आप उसको अलग करिए, ए इंटू H2 माइनस H1 देखिए, और इंटू जी। अच्छा यहां देखिए तो रो लिक्विड ए इंटू एच इंटू जी, रो लिक्विड, और ये ए एच क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू जी। और ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, या तो तुम कह लो सिलेंडर का वॉल्यूम है, या वो जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम है, या ये कह लो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसका है, ये ब्लॉक का वॉल्यूम है, और यही वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का।
किसका वॉल्यूम है? या तो कह लो ब्लॉक का या कह लो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा? लिक्विड के डेंसिटी से। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, और जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो ये जो एफ नेट आ रहा है इसे ही हम क्या नाम दे देते हैं? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और यही जो है इसी को हम क्या कह देते हैं? बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स जो हमने सोचा वो है क्या? तो जितना लिक्विड हटाया है ना हमने, उनका जो वेट है वो है उसके बराबर। तो बाइंड फोर्स को फील करें। एक होता है कि हमने याद किया ये है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, और एक होता है कि हाँ ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट तो है, लेकिन लिक्विड पे जो नेट फोर्स लग रहा है, लिक्विड पे जो नेट फोर्स लग रहा है, सॉरी, लिक्विड के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है वो उसके बराबर होगा। लिक्विड के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा उनके बराबर आता है। आप मुझसे पूछो F2 माइनस F1 मैंने क्यों किया, F2 प्लस F1 क्यों नहीं किया? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन था ना, इस वजह से। और मनीषा आप बताइए, शिवांशी आप भी सोचिए कि बेस पर ध्यान दीजिएगा, लिक्विड कहां तक इसमें मैंने लिया है? एकदम जस्ट डूबा हुआ दिखाया है, आप उससे ध्यान दें। आपको बताना है, शिवांशी आप बताइए, नीचे से ऊपर बेस पर लिक्विड का फोर्स कितना लग रहा होगा? और मनीषा आपको बताना है कि ये दीवार पे जो फोर्स आ रही होगी लिक्विड का, क्या उसका वेक्टर सम 0 होगा? क्या ये 0 हो जाना चाहिए? दीवार पे जो आया हुआ है फोर्स नहीं, ठीक है। तो एक तो बताना है कि बेस पे कितना फोर्स होगा इस कोन के, राइट सर्कुलर कोन के, लिक्विड के कारण, और एक बताना है दीवार पे जो फोर्सेस हैं उनका नेट वैल्यू क्या होगा। बेस पे फोर्स हम देख रहे हैं, तो ये जो है बेस वाला, हम आप यदि कह रही हैं, शिवांशी फिर से बताइए कितना लिखूं बेस वाला फोर्स? रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया बाय आर स्क्वायर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया शिवांशी। अब दीवार पे कितना होगा, ये बेस वाला सबके समझ में आ गया? बेस वाले में कोई पंगा नहीं। छत, अब ऊपर से जो पानी के दिख रहा है, जो ये दीवारों पे फोर्स, और वो हॉरिजॉन्टल होते तीर तो कट जाते, सारे कैंसिल हो जाते, लेकिन ये तो मिलजुल के किधर धकेल रहे हैं? मिलजुल के ऊपर या नीचे की धकेल रहे हैं? हाँ, नीचे की तरफ। कितना होगा ये हमें पता करना। तो यदि आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये फोर्स तो एक दिखा बेस पे ऊपर, और ध्यान देना वॉल का जो नेट होगा, ध्यान दीजिएगा, वॉल वाले का मैंने नेट देखा, ये एफ वॉल नेट, वॉल पे जो नेट दिखा, ये कर्व्ड वॉल पे जो नेट दिखा नीचे, और बेस पे जो देखा ऊपर। अब मुझे ये बताइए कि वॉल वाला तो हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है कि उसे मैं बता सकूं। तो याद करो, आपने बॉयंसी कैसे लिखा है? याद करो, बॉयंसी लिखा है नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड। तो नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड तो ऑन ब्लॉक, तो एफ बेस ऊपर की तरफ और उसमें से वॉल नीचे की तरफ, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कौन आ जाएगा? बॉयंसी आ जाएगा। अच्छा, दो फोर्स दिखा फाइनली, एक बेस से ऊपर जाता हुआ और दीवारों वाला नेट नीचे आता हुआ।
और उन दोनों का जो सम करेंगे वेक्टर, तो उससे क्या निकल करके आएगा? बॉइंट फोर्स। क्योंकि अभी अभी हमने क्या सोचा, बॉइंट फोर्स होता है लिक्विड के कारण ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स। तो अब बताइए, क्या बॉयंसी लिखना आपको आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो लिक्विड। बेस का फोर्स लिखना आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच। और वॉल का हम ढूंढ रहे हैं, क्या वॉल का नहीं निकल आएगा इस इक्वेशन से? तो ये जो 12th में पास वाले बच्चे हैं, 13th की बच्चे जो इस साल फिर आईआईटी देंगे, उनको भी पूछोगे तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे। क्योंकि बॉयंट फोर्स तो सुनता है सब, लेकिन उसको एनालाइज करने को नहीं तैयार रहता, और एनालाइज नहीं करेगा तो नहीं दिखेगा ये। क्योंकि कर्व पे आएगा तो उसका एवरेज सोचना भी मुश्किल है। वो एवरेज वर्टिकल वाले दीवार पे काम कर जाता है, लेकिन कर्व वाले पे थोड़ा लफड़ा होता है। तो आपको यदि ये अंदाजा है कि बेस और वॉल का जो नेट होगा वही होगा बॉयंट फोर्स, क्योंकि लिक्विड तो पूरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा फोर्स, उनका जो नेट वैल्यू होता है वो होता है बॉयंसी। और बॉयंसी का नेट वैल्यू हम लिखते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। तो एफ बॉयंसी अलग से हमने सोचा, बेस अलग हमने सोचा, वॉल अलग निकल के चला है इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस जस्ट फ्लूइड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके स्कूल एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन ये आईआईटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक से ज्यादा कभी कभी 2 आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन रहता ही है। तो हम अभी से देखते रहेंगे तो कंफर्ट वहां बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी लोग, मैंने कहा कि 13th वाले भी गलत करते हैं, और आप लोग अभी सही करने लगे तो ये आश्चर्य होगा। आप लोग खुद से यदि कोई टॉपिक मुझे बताएंगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, यदि आपको लगे कि फिर एक बार समझना है कोई भी, जैसे एनएलएम, वर्क पावर, या फिर कोई पिछले टर्म पे जैसे हम लोगों ने वर्क पावर के क्वेश्चन, वर्क के क्वेश्चन बनाए थे, वर्क काइनेटिक एनर्जी वाले। हाँ बताइए। हाँ, क्वेश्चन आप क्लास के बाद पूछ लीजिए, या फिर क्लास से बाहर आके, मेरी अगली कोई क्लास नहीं है, मैं फ्री हूँ। ये तुम्हारे आंसर समझ बताओ, थीटा 0 डिग्री पे हम लोग क्या देखते हैं? थीटा 0 डिग्री पे tan थीटा का तो वैल्यू होता है 0। थीटा बढ़ते हैं π/6, tan π/6 क्या हो रहा है? 1/√3, उसको √3/3 कह लो, 1.7/3 कह लो, 0.6 के आसपास। थीटा जब कहते हैं π/4, तो tan π/4 कितना हो गया? 1। और थीटा कह देते हैं π/3, tan π/3 हम याद करते हैं √3, 1.732, और थीटा कहते हैं π/2, तो tan थीटा क्या हो जाता है? tan π/2 इनफाइनाइट। तो हम यहाँ यदि सोचें कि एक तरफ है ये y और यहाँ है थीटा, तो y और थीटा का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ये, जैसे जैसे थीटा जाएगा 0 से तो शुरू होगा, 0.6, 1, 1.7 इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो शायद कुछ ऐसे ये इनफाइनाइट की तरफ जा सकता है। और ये इनफाइनाइट वाला जो लाइन खींचेंगे वो कहाँ खींचेंगे? π/2 को एसेंशियल हो जाएगा। और एक, हाँ एक सेकंड, एक हम लोग रूल देखते हैं क्लास 10th में नहीं भी तो 11th में आते हैं, एड शुगर टू कॉफी। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये जो क्वाड्रेंट है, जब हम 90 डिग्री तक इधर आए
अब तुम यदि इधर आती हो, पॉजिटिव 90 के बजाय ये पॉजिटिव 90 है, यदि इधर आएंगे तो निगेटिव 90 होगा, निगेटिव 90 की तरफ आओगे तो यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेन पॉजिटिव है इस एंगल के बीच, और यहाँ कॉस पॉजिटिव है, लेकिन टेन क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव होगा ना। अब जब 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो यही सारा डाटा जो है माइनस में जाएगा, तो माइनस में बढ़ना शुरू करेगा, और ये जो लाइन होगा ये एसिम्पटोट बनेगा, मतलब इनफाइनाइट पे क्या होता है, ये टेंजेंट बनता है, तो इनफाइनाइट पे जाके वो वैल्यू आता है, मतलब π/2 पे जाते जाते क्या हो जाता है, y का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, इधर ये भी जाते हैं माइनस 90 की तरफ चले जाते हैं। और अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन रफ आइडिया तो हो गया, इधर जाएगा बाउंड्री, इधर भी है बाउंड्री, इसी बीच में ये रहेगा इसका वैल्यू। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यही मैथमेटिक्स का थोड़ा आइडिया और आगे का हम यूज करते हैं, रफ आइडिया की बात है, और डिटेल्स में ये मैथ्स में जब हम फंक्शन पढ़ते हैं ना वहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, मतलब मैथ्स में। अब इसमें जब हम थीटा इक्वल टू 3π/4 लेंगे, देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ये क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट भी निगेटिव वाला है, वो इधर कहीं आएगा, और ये क्वाड्रेंट कोई लेंगे, ये पॉजिटिव है ना, तो यदि एंगल इस तरफ या इसमें है या इसमें है, इसके बीच में है या इसके बीच में, तो इधर से खेलना है, उसके लिए और 10 लिखो, 3π/4, 10 पाई प्लस π/4, 10 पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, पाई कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया पाई, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करके वापस इधर आए, ये वैल्यू निगेटिव में π/4 होता है, ये होता है -1, -1 कहाँ पर दिखेगा, इधर ही आके देख रहे होंगे ना, तो यहाँ जो -π/4 वाला है होगा वही वाला मिल जाएगा, जो इधर -π/4 पे होगा वही इधर से π - π/4 पे होगा, एक ही जैसा वैल्यू है, सिमेट्रिकल है, ये क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, ये क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे कहीं और सर ये ग्राफ वापस से कब शुरू होगा, ये वापस से नहीं, ये इसका वैल्यू जो है आप ये इसी में जाएगा, इसको हम ये जो है जब तुम कहती हो ना साइन का फंक्शन, तो साइन का फंक्शन हम ऐसे करते जाते हैं, इसमें थीटा को हम ये, अब ये थीटा π/2 से जब हम आगे बढ़ेंगे ना, π/2 से तुम पाई तक जाना चाहती हो, तो यदि इस तरह आगे बढ़ने की सोच रही हो तो सोचो यहाँ पर ये क्या होगा, π/2 मान लो 10 π/2 प्लस π/6 देखते हैं, 10 π/2 प्लस π/6 कितना हो जाएगा, 4π/6, ये लिख देते हैं -cot π/6, और cot π/6 हो जाता है 1, ये √3 हो जाता है। तो ये सब वैल्यूज हम याद करेंगे कि ये धीरे धीरे सीख जाएंगे आप, जब ये सीख जाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि π/2 के पास तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट तो होगा, लेकिन π/2 के इधर वाला जो इनफाइनाइट होगा वो निगेटिव वाला इनफाइनाइट होगा, उस क्वाड्रेंट में जो भी होगा निगेटिव, तो वो इसीलिए वैल्यू निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में और पाई तक आते आते फिर दूसरी तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, पाई पे वो 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे कुछ यहाँ आएगा, और फिर वो ऊपर की तरफ जैसे ही पाई से आगे बढ़ेंगे वो पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, पाई प्लस π/2 तक, 3π/, फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ये ऐसे इनके ये तुम्हारी वजह से मैंने रिवाइज किया, मैं मैथमेटिक्स पढ़े बहुत राम करे साधु
हाँ पिलाओ पानी, थोड़ा ज्यादा गर्म कर देना।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम इसीलिए हमसे यार
Go on, please.